हेलो गाइज, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर हमारे अपने यूट्यूब चैनल इंस्पायर फिजिक्स क्लासेज में। आज हम करने जा रहे हैं विद्युत आवेश तथा क्षेत्र के इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों का पार्ट नंबर 2। इसका जो पहला पार्ट है वो हम कर चुके हैं और उसके अंदर मैंने आपको करवाए थे इसके 35 क्वेश्चन। इस चैप्टर के जो टोटल क्वेश्चन है वो आपके 69 क्वेश्चन है, तो बाकी के जो 34 क्वेश्चन है वो अपन करेंगे इस वीडियो के अंदर। तो देखते हैं आज की इस वीडियो का पहला क्वेश्चन और इस चैप्टर का 36 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपको पूछा गया है कि विद्युत क्षेत्र का मात्रक किसके समतुल्य नहीं है। यहाँ पर आपको 4 मात्रक दिए हुए हैं और आपको बताना है कि ऐसा कौन सा मात्रक है जो विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं है। न्यूटन पर कूलाम, जूल पर कूलाम, वोल्ट पर मीटर या जूल पर कूलाम मीटर। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि जो जूल पर कूलाम होता है वो आपका किसका मात्रक होता है, विभव, यानी विभव या अपन बोलते हैं विभवांतर, उसका मात्रक होता है, वोल्ट के तुल्य होता है। क्योंकि हम सभी जानते हैं V इक्वल टू आपने पढ़ा होगा W/Q, ऊर्जा बटे आवेश। तो इस प्रकार से इसका जो मात्रक निकल कर आता है वो जूल पर कूलाम निकल कर आता है। तो ये जो मात्रक है ये विद्युत क्षेत्र का न होकर के किसका होता है, विभव का होता है। बाकी जो न्यूटन पर कूलाम तो आपने पढ़ा होगा F इक्वल टू QE होता है आपका। तो यहाँ से आपने पढ़ा होगा E इक्वल टू क्या होता है, F/Q। तो ये होगा आपका न्यूटन पर कूलाम हो गया। वोल्ट पर मीटर तो आपने पढ़ा होगा जो विद्युत क्षेत्र और विभव के अंदर जो संबंध होता है वो माइनस के dV/dr होता है। यहाँ पर dV क्या है, आपके विभव होता है और r क्या होता है, दूरी। तो ये हो गया आपका वोल्ट पर मीटर। तो इस प्रकार से ये भी आपका विद्युत क्षेत्र का मात्रक है। डी वाले में बात करते हैं तो हम सभी जानते हैं जूल पर कूलाम तो किसको हो गया, विभव का। और जो विद्युत क्षेत्र का जो मात्रक है वो क्या होता है आपका V/m, यानी वोल्ट पर मीटर होता है। और वोल्ट की जगह अपन क्या रखेंगे, जूल पर कूलाम रखेंगे। तो ये आपको जाएगा जूल पर कूलाम मीटर। तो इस प्रकार से ये मात्रक भी आपका किसको होता है, विद्युत क्षेत्र के तुल्य के मात्रक के बराबर होता है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो जूल पर कूलाम होता है वो विद्युत क्षेत्र का मात्रक नहीं होता है। अब देखते हैं आज का सेकंड क्वेश्चन, यानी 37 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि चित्र एक विद्युत क्षेत्र के संगत कुछ क्षेत्र रेखाएं प्रदर्शित करता है। तो चित्र बताता है कि इसमें क्या दिया हुआ कि जो रेखाएं हैं ये विद्युत क्षेत्र को, यानी विद्युत क्षेत्र रेखाएं हैं, विद्युत क्षेत्र को प्रदर्शित कर रही हैं। और इसके अंदर आपको 3 बिंदु दिए हुए हैं A, B, C। यदि इनके जो विद्युत क्षेत्र है इन पर A पर EA है, बी बिंदु पर आपका EB है और C बिंदु पर आपका EC है। तो आपको बताना है कि इन तीनों का संबंध, सही संबंध कौन सा है। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो यानी चित्र बताता है कि इनके चित्र के माध्यम से आप यानी आपको सही संबंध यानी बताना है, यानी विद्युत क्षेत्र के अंदर जो सही संबंध होगा वो कौन सा है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर C वाला। क्योंकि यहाँ पर अपन देखते हैं, आपने पढ़ा होगा कि जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन होती है वहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र का मान होता है वो क्या होता है, ज़्यादा होता है। और जहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं यानी दूर दूर होती है वहाँ पर विद्युत क्षेत्र का मान क्या होता है, कम होता है। तो बी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र का मान ए और सी की तुलना में कम होगा। और यहाँ पे अपन देखते हैं कि इन यानी विद्युत क्षेत्र रेखाओं की जो मात्रा हो और इनके मध्य की दूरी है दो ए और सी बिंदु पर बराबर है। तो ए और ई सी का मान एक दूसरे के बराबर हो जाएगा और इन दोनों का मान है ई बी से ज़्यादा होगा। तो ई ए और ए सी आपका एक दूसरे के बराबर हो जाएगा और इसका जो मान है वो ई बी से ज़्यादा हो जाएगा, ई बी पर सबसे कम होगा। क्योंकि यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या हैं, दूर दूर हैं। और यहाँ पर विद्युत क्षेत्र रेखाएं सघन हैं और यानी बराबर है, यानी बराबर डिस्टेंस पे हैं। तो इसका मतलब यानी इन दोनों पर विद्युत क्षेत्र बराबर होगा, इस पर कम हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। अब देखते हैं आपका 38 नंबर का क्वेश्चन। 38 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताया गया है आपको कि 5 माइक्रो कूलाम के एक बिंदु आवेश से 80 सेंटीमीटर दूरी किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि आपके पास एक यानी 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है, उससे 80 सेंटीमीटर की दूरी पर कोई एक बिंदु है, वहाँ पर आपको बताना है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी। तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का फॉर्मूला हम सभी जानते हैं, वो आपको होता है KQ/R² होता है किसी यानी बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र r दूरी पर। तो यहाँ पर K का मान हम भी जानते हैं, वो आपका क्या होता है 9 × 10⁻9 होता है। और जो Q का मान होता है वो आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पर Q का मान दिया हुआ है 5 माइक्रो कूलाम। तो हो जाएगा 5 माइक्रो है तो इसका 10⁻⁻6 हो जाएगा। ये हो गया 10⁻⁻6, ये यहाँ लिख देता हूँ मैं -6। और अपोन में क्या हो जाएगा इसका R²। तो 80 सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर को अपन मीटर में चेंज करेंगे तो हो जाएगा 0.8 हो जाएगा। तो इसका करेंगे यानी 0.8 का स्क्वायर। इसको अपन सोल्व करेंगे आगे तो
ये हो जाएगा आपका 9 गुना 10 की घात अपन पूरी कर लेते हैं, 9 गुना 5 मल्टीप्लाई 10 की घात 9 ये है और माइनस के 6 ये है, तो कितना हो जाएगा माइनस यानी प्लस का 3 बचेगा और अपॉन में 8 का अपन स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 64 और एक बिंदु इधर है तो यानी 10 की घात -2 जाएगी। इधर इसको अपन काटेंगे तो 9 7 63 ये 7 बार कटेगा। यहाँ पर यदि अपन इसको 50 मानते हैं तो ये इससे कटेगा तो ये कितना आ जाएगा यहाँ पर 7, तो ये हो जाएगा आपका 0.777 होता है। तो इस प्रकार से इसको आप सोल्व करेंगे तो इसका निकल कर आएगा लगभग 7 गुना 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम होके आएगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला। यानी यदि आपको ये फॉर्मूला पता है तो इस क्वेश्चन को आप आसानी से कर सकते हैं। तो 5 माइक्रो कूलम का यदि कोई बिंदु आवेश है उससे 80 सेंटीमीटर दूर स्थित बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता आपसे पूछी जाती है तो वो आपकी कितनी हो जाएगी 7 गुना 10 की घात 4 न्यूटन पर कूलम हो जाएगी। इसके अंदर सीधा फॉर्मूला लगा हुआ है, कोई यानी ज़्यादा कठिन क्वेश्चन नहीं है ये। अब देखते हैं आपका 39 का क्वेश्चन। 39 के क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है एक 8 त्रिज्या के ठोस गोले पर एक समान रूप से आवेश वितरित है तो विद्युत क्षेत्र E गोले के अंदर तथा गोले की त्रिज्या r में संबंध होगा। इसमें क्या दिया होगी आपका कोई एक ठोस गोले का मतलब उसके अंदर भी आवेश यानी उपस्थित है, यानी आवेश एक समान रूप से अंदर भी स्थित है। और इसमें क्या दिया हो कि इसके अंदर किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है E और इसकी त्रिज्या है R, इन दोनों के अंदर आपको संबंध बताना क्या होगा E और R के अंदर। तो आपको पता होना चाहिए जो एक ठोस गोला है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपका क्या होता है Q/R अपॉन में आपका होता है R³। ये जो R होता है ये यानी कि केंद्र से उस बिंदु की दूरी है जहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है और ये जो R है यानी इस यानी गोले की क्या है त्रिज्या है। तो इस प्रकार से ये इसका फॉर्मूला है, ये आपको याद रखना है। यदि यही गोला आपका खोखला होता है तो खोखले गोले के अंदर जो आवेश क्या होता है केवल उसकी सतह पर होता है तो उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र आपका क्या होता है 0। यदि ठोस गोला है मतलब इसके अंदर यानी ठोस कुचालो गोला तो आवेश इसके अंदर भी उपस्थित है, तो अंदर उपस्थित होने के कारण जो विद्युत क्षेत्र का जो फॉर्मूला होता है वो ये होता है। तो यहाँ से अपन देखते हैं कि जो विद्युत क्षेत्र किसके समानुपाती है r की पावर -3, तो r की पावर -3 है नहीं तो अपन खींच सकते हैं कि r की पावर 3 के व्युत्क्रमानुपाती है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 40 नंबर के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है आपको निम्न में से कौन विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाती है। यहाँ पर आपको 4 किरणें दी हुई हैं, 4 कण दिए हुए हैं। आपको बताना कि ऐसी कौन सी किरण या कण है जो विद्युत क्षेत्र द्वारा विक्षेपित हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला यानी एल्फा कण, क्योंकि जो एल्फा कण है वो आपका 2 प्रोटोनों से बना होता है। तो हम सभी जानते हैं प्रोटोन पर क्या होता है कि हमारा पॉजिटिव चार्ज होता है और वो कितना होता है 1.6 गुना 10 की घात 19 होता है। तो इतना यानी कि यह आवेशित कण है। तो आवेशित कण होने के कारण जब यह विद्युत क्षेत्र में एंट्री मारेगा यानी कि प्रवेश करेगा तो उस पर विद्युत बल काम करेगा। बाकी जो एल्फा कण है ये एक्स किरणें हैं, गामा किरणें हैं, न्यूट्रॉन हैं, ये सभी हमारे क्या है कि विद्युतीय उदासीन कण है, तो इन पर यानी कि कोई विद्युत बल नहीं लगेगा, इनका जो पथ विक्षेपित नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपका 41 नंबर का क्वेश्चन। 41 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि एक इलेक्ट्रॉन अक्ष के अनुदिश गति कर रहा है तथा विद्युत क्षेत्र y अक्ष की दिशा में है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। इसके अंदर आपको क्या बताना है कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो अक्ष रेखा के अनुदिश गति कर रहा है। इस प्रकार से ये इलेक्ट्रॉन कण है आपका, और जो आपका विद्युत क्षेत्र है वो y दिशा के अनुदिश यानी कि इसकी जो दिशा है y अक्ष के अनुदिश है तो इलेक्ट्रॉन का पथ होगा। यह आपको बताना है कि यदि इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा है, विद्युत क्षेत्र आपका इधर है, तो इसका पथ कैसा होगा। तो यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि यह विद्युत क्षेत्र के लंबवत यानी एक प्रवेश कर रहा है। तो याद रखना जब कोई यानी चार्ज पार्टिकल है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत यानी कि यह गति करे तो उसका जो पथ होता है वो परवलयाकार होता है, यानी कि यह इधर जाएगा तो इस पर जो इलेक्ट्रॉन पर बल लगेगा वो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन के विपरीत दिशा में लगेगा, क्योंकि इस पर नेगेटिव आवेश होता है तो इस पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। तो यदि इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहा तो बल के कारण इसकी जो डायरेक्शन है वो इस प्रकार से चेंज हो जाएगी। जो इसका जो पथ होगा वो आपका क्या होगा, परवलयाकार होगा। तो आपको डायरेक्ट याद रखना है जब कोई चार्ज पार्टिकल होता है वो विद्युत क्षेत्र के लंबवत यानी गति कर रहा तो लंबवत गति कर रहा तो उसका जो पाथ होगा वो कैसा होता है, परवलयाकार होता है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी
अब आपका 42 नंबर का क्वेश्चन, इसमें क्या बताया गया है कि एक इलेक्ट्रॉन विद्युत क्षेत्र में किसी वेग से विद्युत बल रेखाओं की दिशा में प्रवेश करता है, तो इसमें आपको क्या बताया है कि यानी कि कोई एक इलेक्ट्रॉन है वो विद्युत बल रेखाओं की दिशा में यानी कि है प्रवेश कर रहा है, तब आपको बताना है कि इसका जो पथ होगा वो वर्ती होगा, परवलयाकार होगा, इसका वेग घट जाएगा या इसका वेग बढ़ जाएगा। यहाँ पर इलेक्ट्रॉन क्या है कि इसकी दिशा में गति कर रहा है, तो यदि ये इलेक्ट्रॉन पर हमसे भी जानते हैं नेगेटिव चार्ज होता है, तो इस पर जो बल लगेगा वो इसके विपरीत डायरेक्शन में लगता है। तो इलेक्ट्रॉन यदि इधर गति कर रहा है तो इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा, तो इसके कारण क्या है, विपरीत दिशा में बल लग रहा है, तो इसके कारण क्या होगा, इसकी वेलोसिटी का मान हमारा कम हो जाता है और इसका जो पथ होगा वो रेखीय चाल होगा, क्योंकि इस पर दाएं बाएं बनने लगा तो इसकी जो गति की डायरेक्शन है वो चेंज नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इलेक्ट्रॉन्स का जो वेग है वो घट जाएगा, क्योंकि इस पर जो बल लगेगा वो इसके विपरीत डायरेक्शन में लगेगा, तो इसकी गति का अपोज होगा और गति का अपोज करेगा इसको, तो इसकी वेलोसिटी का मान क्या है हमारा कम हो जाएगा। अब देखते हैं हमारा 43 का क्वेश्चन, यह रहा आपका 43 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि एक आवेशित खोखला गोला विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है। इसमें आपको बताने कि एक आवेशित खोखला गोला है, वो ठोस गोला था, यह है खोखला गोला। तो खोखला गोला आपको बताने कि कहाँ पर विद्युत क्षेत्र उत्पन्न नहीं करता है, 2 मीटर से अधिक दूर की बिंदुओं पर या 10 मीटर से अधिक दूर बिंदुओं पर, आंतरिक बिंदुओं पर या बाह्य बिंदुओं पर। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, क्योंकि याद रखना खोखले गोले के अंदर या ठोस चालक गोला यानी ठोस गोला हो, यदि चालक होगा उसके अंदर भी आवेश बाहर ही होता है, तो आवेश बाहर होने के कारण उसके अंदर जो यानी कोई आवेश उपस्थित नहीं होता है, तो आवेश अनुपस्थिति के कारण यहाँ पर जो विद्युत क्षेत्र होता है वो आपका कितना होता है, 0 होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी आंतरिक बिंदुओं पर जो आवेशित खोखला गोला होता है उसके अंदर जो विद्युत क्षेत्र है वो क्या होता है, 0 होता है। अब देखते हैं आपका 44 का क्वेश्चन। 44 क्वेश्चन में आपको क्या पूछा गया है कि कागज़ के एक तल में उत्तर से दक्षिण की के और अनुदिश विद्युत क्षेत्र में कैथोड किरणें पूर्व से पश्चिम दिशा में प्रवेश करती हैं, तो कैथोड किरणें विक्षेपित होंगी। इसमें आपको क्या बताना है कि कागज़ का एक तल है, उसके अंदर दक्षिण की ओर यानी उत्तर से दक्षिण की ओर विद्युत क्षेत्र आपकी रेखाएं दी गई हैं, और कैथोड किरणें हैं वो पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी ये पूरा हो पूर्व से पश्चिम की ओर आपकी क्या जा रही हैं, कैथोड किरणें जा रही हैं, तो वह विक्षेपित होंगी। आपको बताने कि किस डायरेक्शन में विक्षेपित होंगी, तो आपको पता होना चाहिए जो आपकी कैथोड किरणें होती हैं उस पर आपका नेगेटिव चार्ज होता है, यानी कि है ऋणावेशित होती हैं, और जो आपकी एनोड किरणें होती हैं वो आपकी क्या होती हैं, पॉजिटिव चार्ज होते हैं, यानी उन पर आवेश क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आवेश यानी नेगेटिव आवेश होने के कारण क्या होती हैं, इन पर जो बल लगेगा वो विद्युत बल की जो रेखाएं हैं उनके विपरीत डायरेक्शन में लगेगा। तो इस प्रकार से इन पर जो बल लगेगा वो इस डायरेक्शन में लगेगा। ये किरणें यदि इधर आ रही हैं तो ये ऊपर की ओर विक्षेपित हो जाएंगी, तो ये जो विक्षेपित होंगी वहाँ पर उत्तर की ओर हो जाएंगी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तर की ओर। 45 के क्वेश्चन में आपको बताना है कि एक सरल लोलक के धात्विक गोलक पर ऋणावेश है तथा लोलक का आवर्तकाल टी है। यदि इसे धनावेशित चालक प्लेट के ऊपर दोलित करवाया जाता है तो इसका आवर्तकाल होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना कि आपके प्रकार इस प्रकार से कोई एक ऋणावेशित पेंडुलम है, ये जो पेंडुलम है इस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, और यह इस प्रकार से दोलन कर रहा है और इसका आवर्तकाल क्या है, टी है। यदि इसके नीचे कोई एक धनावेशित प्लेट रख दी जाती है तब आपको बताना कि इसका जो आवर्तकाल है वो किस प्रकार से चेंज होगा, टी के समान रहेगा, टी से कम हो जाएगा, टी से ज़्यादा या अनंत हो जाएगा। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए जो आवर्तकाल का जो फॉर्मूला होता है एक पेंडुलम के आवर्तकाल का होता है 2π में L/g होता है। और यहाँ पर आप देख रहे हो कि इस पर नेगेटिव आवेश है और इसके नीचे अपन पॉजिटिव आवेश रखेंगे, तो क्या होगा कि जो विपरीत आवेश है एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। तो ये जो पेंडुलम का जो लोलक है इसके नीचे की ओर एक बल लगेगा, ये नीचे की ओर बल लगेगा तो ये क्या करेगा, इसका जो गुरुत्वीय बल लग रहा है वो भी नीचे की ओर लगता है, तो गुरुत्वीय बल को बढ़ा देगा। तो गुरुत्वीय बल इंक्रीज होने के कारण इसका जो प्रभावी जी है वो आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। और यहाँ पर जी का मान यदि बढ़ जाएगा तो जी का मान यदि इंक्रीज हो रहा है तो ये इसके व्युत्क्रमानुपाती है, तो आपका जो आवर्तकाल है वो आपका क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी इसका जो आवर्तकाल है वो टी से कम होगा। वो क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इस पर नेगेटिव है, नीचे पॉजिटिव आवेश रख दिया तो इसके मध्य नीचे बल लगेगा और गुरुत्वीय बल भी नीचे की ओर है, तो दोनों सेम डायरेक्शन में होने के कारण जो इसका जो नीचे की बल और बल लग रहा है वो बढ़ जाएगा। इसके कारण इसका जो प्रभावी गुरुत्वीय त्वरण है उसका मान भी हमारा क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और इसके कारण बढ़ने से क्या है कि आपका जो आवर्तकाल है वो आपका क्या हो जाएगा, कम
हो जाएगा, तो इसका जो आवर्तकाल हो जाएगा वो टी से कम होगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं हमारा 46 नंबर का क्वेश्चन। 46 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि यदि पृथकृत कुचालक गोले की त्रिज्या r है तथा आवेश घनत्व रो है और गोले के केंद्र से r दूरी पर r का मान क्या है कि r से कम है, तो उस पर विद्युत क्षेत्र होगा। इसमें आपको क्या बताना है कि एक कुचालक गोला है, इसका मतलब इसके अंदर भी आवेश स्थित है। तो आपको बताना है कि इसके केंद्र से एक r दूरी पर एक बिंदु P है और ये जो r है वो आपकी क्या है कि त्रिज्या से कम है। तो इसका मतलब क्या है कि ये जो बिंदु है उसके अंदर स्थित है। तो इस बिंदु पर आपको बताना है कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी वो कितनी होगी। तो मैंने आपको यानी कि पहले इसे एक क्वेश्चन में फॉर्मूला बताया था। एक इसका जो फॉर्मूला एक तो ये होता है के क्यू अपॉन में आर क्यूब होता है। यहाँ पर जो r होती है वो केंद्र से इस बिंदु की दूरी होती है और ये नीचे जो r है वो इसकी क्या होती है, त्रिज्या होती है। इसी फॉर्मूले को अपन ये भी लिख सकते हैं, यदि आपको इसका रेखीय नहीं वो क्षेत्रफल आवेश इसका क्या है आयतन घनत्व दिया हुआ हो, इसका आवेशित आवेश घनत्व वो क्या है, यदि रो है तो इसका जो फॉर्मूला होता है वो आपका क्या होता है वो भी याद रखना। रो आर, ये आर होता है स्मॉल यहाँ पे और अपॉन में होता है 3 एप्सिलॉन नॉट होता है। इसको आप उससे याद रखते हैं। जैसे हमारी कोई एक आवेशित यानी कि है जो ये प्लेट है, इसके पास यदि कोई बिंदु हो वहाँ पर विद्युत क्षेत्र क्या होता है सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। यदि कोई गोले के अंदर यानी पूछा जाए तो उसके अंदर क्या होता है कि नीचे 3 हो जाता है और यहाँ पर त्रिज्या यानी दूरी काम में ली जाए, दूरी के साथ भी चेंज होता है तो ऊपर आ जाएगा दूरी। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी कि जो इसके अंदर r दूरी पर स्थित जो बिंदु है उसके पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी वो आपकी रो r अपॉन में 3 एप्सिलॉन नॉट हो जाएगी। ये r क्या है, रो क्या है, एकांक आयतन में उपस्थित आवेश है, तो इसको बोलते हैं आयतन आवेश घनत्व। ये हो गया इसका रो और इसका फॉर्मूला ये हो जाएगा। इसको नोट कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, यानी कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है, ज़्यादातर यानी नहीं आता है लेकिन एग्जाम में जो हार्ड क्वेश्चन के तौर पर इसको पूछ लेते हैं। अब देखते हैं आपका 47 नंबर का क्वेश्चन। 47 नंबर के क्वेश्चन में पूछा गया कि विद्युत बल रेखाओं के बारे में असत्य कथन है। यहाँ पर 4 कथन आपको दिए हुए हैं और बताना कि कौन सा कथन है जो विद्युत बल रेखाओं के लिए असत्य है। पहला दिया हुआ कि ये धनात्मक से प्रारंभ होकर ऋणावेश पर समाप्त होती हैं, ये एक दूसरे को काटती नहीं है, विद्युत आवेश एवं गोले के लिए इनकी आकृति समान होती है, इनका भौतिकीय अस्तित्व नहीं है। तो बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, क्योंकि आपकी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इमेजिनरी होती हैं, ये पॉजिटिव से निकलती हैं और नेगेटिव की ओर जाती हैं। इनका यानी कि आप इनको ना तो कोई दे सकते हैं ना इसका कोई भौतिक अस्तित्व यानी कि भौतिक अस्तित्व नहीं है इनका। तो इस क्वेश्चन का ये जो आपका असत्य कथन है तो यह राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले वाले उसमें दिया कि धनावेश से प्रारंभ होकर ऋणावेश से समाप्त होती हैं, बिल्कुल सही है। आपकी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धनावेश से निकलती हैं और वो ऋणावेश पर जाकर क्या होती हैं, समाप्त हो जाती हैं। ये एक दूसरे को नहीं काटती हैं, ये भी सही है, क्योंकि जो एक से ज़्यादा जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो कभी भी एक दूसरे को इंटरेक्ट नहीं करती हैं यानी काटती नहीं हैं। बिंदु आवेश एवं गोले के लिए इनकी आकृति समान होती है, ये भी सही है, क्योंकि आपका एक बिंदु आवेश है उसके लिए यदि पॉजिटिव है तो इसकी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो त्रिज्यीय बार की हो रही थी इस प्रकार से। और यदि आपका कोई गोला है उसके लिए भी जो विद्युत बल रेखाएं होती हैं वो इसी प्रकार से होती हैं, त्रिज्यीय बार की ओर होती हैं यदि ये पॉजिटिव आवेश है तो इस प्रकार से एक बिंदु आवेश एवं गोले के लिए इनकी जो आकृति होती है वो क्या होती है, समान होती है। तो ये जिन तीनों जो कथन है वो विद्युत बल रेखाओं के लिए सत्य हैं, बल्कि जो डी वाला है वो असत्य कथन है। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 48 क्वेश्चन में आपको क्या दिया हुआ है कि एक आवेश से 0.1 मीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र 1 न्यूटन पर कूलम है तो आवेश का परिणाम होगा। इस क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि वो एक आवेश है, ये आपका आवेश क्या है, क्यों है, ये आपका क्यों आवेश है, इससे 0.1 मीटर की दूरी पर ये जो विद्युत क्षेत्र है वो आपको कितना दिया हुआ है, 1 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। तो आपको बताना कि आवेश का मान कितना है। तो मैंने आपको बताया था कि जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो आपका होता है कि के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर होता है। यहाँ से आप क्यू का मान भी निकाल सकते हैं, यदि आपको विद्युत क्षेत्र दिया हुआ हो तो वो आपका क्या होता है, विद्युत क्षेत्र इंटू में आर का स्क्वायर अपॉन में के। यहाँ पर आपको विद्युत क्षेत्र कितना दिया हुआ है, 1 दिया हुआ है, 1 न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है और दूरी कितनी दी हुई है, 0.1 दी हुई है। तो इसका स्क्वायर हो जाएगा अपॉन में क्या है
के, तो के का मान आप जानते हैं 9 गुना 10 की घात 9 होता है। तो इसको अपन सोल्व करेंगे तो इसका जो स्क्वायर है ये हो जाएगा 10 की घात -2 और 9 ऊपर जाएगी तो 9 और 2 क्या हो जाएगी 10 की घात -11, नहीं 10 की घात -12 होगी इसकी टोटल। ये तो 11 हो जाएगी, इसको बाद में देखेंगे क्या होगा। ये जो 9 है इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1 को 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 0.111 इस प्रकार से आएगा। तो इसको इस प्रकार भी लिख सकते हैं कि 1.11 मल्टीप्लाई 10 की घात -12। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, यानी जो विद्युत क्षेत्र नहीं विद्युत आवेश का जो परिमाण होगा वो क्या होगा 1.11 गुणा 10 की घात -12 कूलाम। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से आप इसको आसानी से कर सकते हैं। अब आपका 49 क्वेश्चन 49 नंबर के क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है कि चित्र में दर्शाए हुए 3 अनंत लंबाई की आवेशित चादरें रखी गई हैं, बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इसके अंदर आपको 3 आवेशित यानी प्लेटें दी हुई हैं और तीनों पर जो यानी क्षेत्र पर आवेश घनत्व है वो क्या दिया हुआ है सिग्मा, -2 सिग्मा और माइनस सिग्मा दिया हुआ है। तो आपको बताना कि इस P बिंदु पर जो टोटल विद्युत क्षेत्र होगा तीनों प्लेटों के कारण वो कितना होगा। तो पहले अपन देखते हैं कि ये आपका बिंदु है P वाला, पहली वाली प्लेट के कारण जो विद्युत क्षेत्र होगा वो हम सभी जानते हैं कि यदि इसका प्लेट का जो आवेश घनत्व सिग्मा है तो इसके पास किसी भी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का जो फॉर्मूला होता है वो सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होता है। तो इस प्रकार से पहली प्लेट के कारण इस पर जो विद्युत क्षेत्र होगा वो नीचे की ओर होगा, क्योंकि ये पॉजिटिव है तो इसे नीचे की डायरेक्शन में होगा और ये आपका कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट। अब बात करते हैं बीच वाली प्लेट की। बीच वाली प्लेट पर क्या है कि आवेश घनत्व 2 सिग्मा है, तो इसके कारण जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा वो जाएगा 2 सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, यानी कि सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। इसकी जो डायरेक्शन होगी वो भी आपकी क्या होगी नीचे की ओर होगी, क्योंकि ऋणावेश के यानी कि नज़दीकी ओर होती है और पॉजिटिव से दूर होती है। तो इस प्रकार से इन दोनों के कारण यानी सेम डायरेक्शन में है, तो दूसरी प्लेट के कारण भी यही इसी डायरेक्शन में, तो ये आपका ऐड हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। तीसरी वाली प्लेट के लिए बात करते हैं तो इसके लिए जो विद्युत क्षेत्र वो है वो आपका कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट होगा और इसकी डायरेक्शन भी क्या है कि नीचे की तरफ है। तो तीनों की डायरेक्शन नीचे की तरफ है और इसका मान हो जाएगा वो आपका कितना हो जाएगा सिग्मा अपॉन में 2 एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा। इन तीनों को यदि अपन ऐड करेंगे तो वो आपका कितना निकल जाएगा, इन दोनों को करेंगे तो सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा और ये सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट ये है, तो ये आपको हो जाएगा 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट। और इसकी जो डायरेक्शन है वो नीचे की ओर है, तो नीचे की ओर है तो यानी ऊपर की ओर होती है, इसको अपन लिखते हैं के कैप, और ये नीचे की ओर है तो इसको अपन लिखेंगे माइनस का के कैप। तो इस बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की डायरेक्शन यानी जो विद्युत क्षेत्र हो जाएगा टोटल वो माइनस का 2 सिग्मा अपॉन में एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा के कैप। ये माइनस के कैप इसलिए लगा है क्योंकि इसकी डायरेक्शन क्या है कि नीचे की ओर है जेड अक्ष के अनुदिश से। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, माइनस के 2 सिग्मा एप्सिलॉन नॉट और ये हो जाएगा के कैप। ये माइनस का के कैप ये बता रहा है कि इसकी जो डायरेक्शन वो नीचे की ओर है और इन तीनों के कारण ही जो विद्युत क्षेत्र है वो नीचे की ओर है। तो इन तीनों का जो विद्युत क्षेत्र होगा उनको ऐड करेंगे, ऐड करने पर आपका ये निकल कर आ जाएगा। अब देखते हैं आपका 50 नंबर का क्वेश्चन। 50 नंबर के क्वेश्चन बताया कि विद्युत आवेश के मध्य लगने वाले बलों से संबंधित नियम है। इसमें बताना कि कोई दो विद्युत आवेश हैं, इनके मध्य जो बल लगेगा तो ये जो लगने वाला बल है वो कौन से नियम से संबंधित है, एम्पियर का नियम, फैराडे का नियम, ओम का नियम, कूलाम का नियम। तो ये बिल्कुल आसान क्वेश्चन है क्योंकि ये है कूलाम का नियम, क्योंकि हम सब ने पढ़ा है कि जो कूलाम का नियम क्या कहता है, यदि कोई दो आवेश हैं, इनका आवेश क्या है कि यदि Q है और इनके मध्य की दूरी R है तो इनके मध्य जो लगने वाला जो बल होता है वो K Q1 Q2 अपॉन में R² होता है। यही हमें क्या कहते हैं कूलाम बल। तो इस प्रकार से दो आवेशों के मध्य जो लगने वाला जो बल है वो किस नियम से संबंधित होता है, वो होता है कूलाम के नियम से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। आपका 51 नंबर का क्वेश्चन है। इसके अंदर आपसे क्या पूछा गया है, यदि आवेशित कणों के मध्य की दूरी आधी कर दी जाए तो कणों के मध्य लगने वाला बल होगा। यदि आपके पास कोई दो आवेश हैं, इनके मध्य की दूरी है वो कितनी कर देते हैं, R/2 कर देते हैं, तब आपको बताना कि जो बल है वो कितना हो जाएगा। तो जो बल होता है वो हम सभी जानते हैं R² की व्युत्क्रमानुपाती होती है। यदि आपको R को आधा करना है तो आपका जो F डैश हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, 1 अपॉन में R/2 का स्क्वायर करोगे तो ये इस प्रकार से हो जाएगा, F डैश होगा वो कितना हो जाएगा, समानुपाती किसके हो जाएगा,
ये 4 आ जाएगा, स्क्वायर ये ऊपर चला जाएगा और ये नीचे बचेगा आर स्क्वायर। तो इस प्रकार से जो पहले वाला बल था उसका यानी 4 गुना हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। यदि आप दूरी को आधा करोगे तो स्क्वायर होकर क्या होगा, ऊपर चला जाएगा। ऊपर जाने से क्या है कि यानी कि है उसको बल के मान को क्या कर देगा, 4 गुना बढ़ा देगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं 52 नंबर का क्वेश्चन। 52 के क्वेश्चन में आपको बताना कि नियत आवेश से आवेशित 2 गोलाकार के मध्य के बलों का अनुपात ए वायु में और बी के परावैद्युत माध्यम में होगा। इसमें आपको क्या बताना कि आपके पास इस प्रकार से एक माध्यम ए है, दूसरा माध्यम बी है। ए वाला माध्यम है वो आपका क्या है, वायु है, और बी वाला माध्यम है क्या, परावैद्युतों वाला माध्यम है। तो आपको बताना कि इन दोनों के अंदर जो विद्युत बलों का अनुपात क्या होगा, यानी यहाँ पर 2 आवेशों का जो बल है और यहाँ पर 2 आवेशों के मध्य लगने वाला जो बल है उनका अनुपात क्या होगा। तो हम सभी जानते हैं जो बल होता है वो याद रखना परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती होता है, और वायु का जो परावैद्युतांक वो क्या होता है आपका 1 होता है, और बी वाले माध्यम का के दिया हुआ है तो इसके व्युत्क्रमानुपाती है। तो एफ ए और एफ बी है वो आपका किसके बराबर हो जाएगा, तो इसका 1 है तो ये 1 नीचे चला जाएगा। बी वाले माध्यम का परावैद्युतांक के है तो यानी कि व्युत्क्रमानुपाती है तो ये के आपका ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से जो अनुपात हो जाएगा वो आपको क्या हो जाएगा, के अनुपात 1 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, क्योंकि याद रखना जो बल होता है वो के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो एफ ए अपॉन में एफ बी करेंगे तो ए है, ए वाले का परावैद्युतांक ए 1 है तो 1 अपन नीचे रख देंगे क्योंकि इसके व्युत्क्रमानुपाती है, और बी वाले माध्यम का जो परावैद्युतांक वो क्या है, के है, तो ये बी नीचे है तो इधर के ऊपर आ जाएगा। तो इस प्रकार से ए माध्यम और बी माध्यम में जो आवेशों के मध्य बल है वो क्या हो जाएगा, के अनुपात 1 में होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं आपका 53 नंबर का क्वेश्चन। 53 नंबर के क्वेश्चन में क्या होता है कि एक साबुन के बुलबुले को ऋणावेश दिया गया है, उसकी त्रिज्या होगी। एक साबुन का बुलबुला है, इसको क्या दिया गया है, ऋणावेश दे दिया गया है। अब आपको बताने कि इसकी जो त्रिज्या है वो कम हो जाएगी, बढ़ जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी। जानकारी अपूर्ण होने से कुछ भी नहीं कह सकते। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी बढ़ जाएगी। ये क्यों बढ़ेगी, क्योंकि यहाँ पर इसको नेगेटिव आवेश दिया गया है, और ये जो सभी आवेश ये यानी कि जो आवेश नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, यहाँ पे भी नेगेटिव है, और हम सभी जानते हैं कि जो समान आवेश है वो एक दूसरे को क्या करता है, प्रतिकर्षित करता है। तो ये जो आवेश है वो अपनी दूरी को बढ़ाने की यानी कोशिश करेंगे, तो ये आवेश एक दूसरे से दूर होने की कोशिश करेंगे, तो क्या है कि इसका आकार बढ़ जाएगा। आकार बढ़ने से कारण क्या है कि जो आवेश है वो क्या होगा, दूर दूर स्थित हो जाएगा। तो इस प्रकार से यदि कोई ऋणावेश करेंगे तो ये आवेश क्या है कि प्रतिकर्षण कर एक दूसरे को दूर दूर प्रतिकर्षित करेंगे। दूर दूर प्रतिकर्षित करने के कारण इसका आकार बढ़ जाएगा। आकार बढ़ने से क्या है कि इसकी त्रिज्या का मान है वो भी आपका क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगी। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब देखते हैं 54 नंबर का क्वेश्चन। 54 के क्वेश्चन में बताना कि किसी पिंड को ऋणावेशित किया जाता है अधिक इलेक्ट्रॉन देने से, कुछ इलेक्ट्रॉन हटाने से, कुछ प्रोटॉन देने से, कुछ न्यूट्रॉन उससे हटाने से। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। आपको बताना कि कोई पिंड उदासीन है, उसको आपको ऋणावेशित करना है, तो आप कैसे करेंगे, उसको इलेक्ट्रॉन दे के करेंगे, इससे इलेक्ट्रॉन हटाने के करेंगे, या इसको प्रोटॉन देने से करेंगे, या इससे कुछ न्यूट्रॉन हटाएंगे तब ये होगा। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि हम सभी जानते हैं इलेक्ट्रॉन पर आपका नेगेटिव आवेश होता है। यदि इसको इलेक्ट्रॉन देंगे तो इलेक्ट्रॉन देने से क्या है कि इस पर जो आवेश का मान है वो क्या हो जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब आपका 55 नंबर का क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में बताना कि किसी वस्तु पर न्यूनतम आवेश हो सकता है। आपको बताना कि कोई एक वस्तु पर उस पर न्यूनतम आवेश का मान कितना हो सकता है। तो दोस्तों याद रखना किसी वस्तु पर जो आवेश होता है वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का पूर्ण गुणज होता है। यही हमारा इलेक्ट्रॉन का जो क्वांटीकृत का सिद्धांत है वो हमें बताता है। जो Q इजिकल टू होता है हमारा हमेशा NE होता है। वो N का मान आपका 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है। आप बोलोगे कि किसी वस्तु पर जो आवेश है वो आपका यानी कि कितना दे दिया, इसका आधा दे दिया यानी E/2 है, तो ये आपका नहीं हो सकता, क्योंकि हमेशा जो आवेश होगा वो इलेक्ट्रॉन के आवेश का पूर्ण गुणज होता है, और इलेक्ट्रॉन का जो आवेश होता है वो 1.6 गुना 10⁻⁻19 होता है। तो इस प्रकार से अपन देखते हैं कि इसका न्यूनतम आवेश ही होगा। न्यूनतम आवेश क्या होगा, यदि इसको 1 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इस पर आवेश इतना उत्पन्न होगा, 2 इलेक्ट्रॉन देंगे तो इसका 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, बल्कि इससे कम आवेश अपन नहीं दे सकते। तो इसका जो न्यूनतम आवेश हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला 1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलाम। अब देखते हैं आपका 56 नंबर का क्वेश्चन।
56 नंबर के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि विद्युत आवेश Q को दो भागों में Q1 व Q2 में विभक्त करके परस्पर r दूरी पर रखा जाता है तो दोनों के मध्य प्रतिकर्षण बल अधिकतम होगा जब। इसमें आपको बताना कि Q आवेश है इसको दो भागों में Q1 और Q2 में तोड़ा गया है, तो आपको बताना कि Q1 और Q2 का मान कितना रखा जाए जिससे कि इनके मध्य लगने वाला जो प्रतिकर्षण बल हो वो क्या हो, आपका अधिकतम हो। ये Q2 का मान QR रखें या Q का मान यानी Q माइनस Q/R या Q2 का मान Q/4 या इसका 2Q/3, यानी बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। तो आपको याद रखना है जब कोई दो आवेश हैं इनके मध्य लगने वाला जो विद्युत बल है वो मैक्सिमम कब होता है, तो आपको याद रखना है ये मैक्सिमम तब होता है जब इन दोनों का आवेश का मान क्या हो, बराबर हो। यानी कोई आवेश है इसको दो टुकड़ों में तोड़ा जा रहा है तो इनके मध्य जो लगने वाला विद्युत बल होगा वो मैक्सिमम की कंडीशन में क्या होता है कि इन पर जो आवेश है वो एक दूसरे के बराबर होता है। तो यदि इस पर आवेश Q है तो मैक्सिमम बल के लिए इन दोनों को Q/2 और Q/2 आवेश देना पड़ेगा। तो ये नोट कर लेना, डायरेक्ट पूछा जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला, यानी Q/2 और Q/2। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 57 नंबर का क्वेश्चन आपको क्या पूछा गया है कि एक धातु के ठोस प्रतिकृत गोलाकार पर क्यों आवेश दिया गया है, तो गोलाकार पर आवेश वितरण होगा एक समान किंतु पृष्ठ पर परंतु एक समान नहीं, आयतन के भीतर एक समान, आयतन के भीतर परंतु एक समान नहीं। इसमें आपको क्या दिया कि एक धातु का ठोस गोला है यानी अंदर भी इसके अंदर मटेरियल भरा हुआ है और उसको प्लस क्यों आवेश दिया गया है। तो प्लस क्यों आवेश देने पर आपको बताना कि जो आवेश है इसके ऊपर किस प्रकार से वितरित होगा। तो बताइए इसके राइट आंसर क्या होगा। इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, क्योंकि दोस्तों याद रखना जो चालक गोला है, धातु का गोला है, वो यदि आपका ठोस हो या खोखला हो उसको दिया गया आवेश होता है वो हमेशा उसकी सतह पर ही होता है। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए वाला, एक समान किंतु उसके पृष्ठ पर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। समान त्रिज्या के दो धातु के गोलाकार हैं परंतु एक ठोस तथा दूसरा खोखला है तो ठोस गोला को अधिक आवेश दिया जा सकता है, खोखले गोले को अधिक आवेश दिया जा सकता है, दोनों को समान आवेश दिया जा सकता है या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसके अंदर क्या दिया हो कि आपके पास कोई दो गोले हैं, एक आपका ठोस गोला है और एक खोखला गोला है, दोनों को आवेश देना है। तो आपको बताना कि किस गोले को ज़्यादा आवेश दिया जा सकता है, यानी मैक्सिमम आवेश है वो किसको दिया जा सकता है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, दोनों को समान अधिकतम आवेश दिया जा सकता है। क्योंकि दोनों हैं वो क्या है कि धातु के बने हुए हैं, धातु के गोले हैं, तो धातु के गोले के लिए वह ठोस हो या खोखला हो आवेश है उसकी सतह पर ही बराबर होगा और उसकी त्रिज्या समान है तो उनकी दोनों की सतह क्या कि समान है। तो समान सतह पर यानी दोनों को समान ही आवेश दिया जा सकता है, यानी जगह समान है तो आवेश यहाँ पर जो स्टोर होगा वो भी आपका इक्वली होगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 59 का क्वेश्चन। 59 क्वेश्चन में आपको बताना है कि जिन वाहनों में ज्वलनशील पदार्थ भरा होता है प्राय उनमें जंजीर लटकाई जाती है, इसका कारण है उसकी गति नियंत्रित करना, वाहन का गुरुत्वीय केंद्र पृथ्वी के निकट लाने के लिए, या वाहन की बॉडी को भू संयोजित करने के लिए, या वाहन के नीचे कुछ भी न रखा हो इसके लिए। आपको क्या बताना है कि आपने देखा होगा कि कोई यानी आपने वाहन देखे होंगे जिसके अंदर ज्वलनशील पदार्थ जैसे बारूद हो गई, ऑयल हो गया, आपका पेट्रोल डीजल हो गया, तो उसको जो ट्रक होते हैं कोई वाहन होता है उसके पीछे की साइड में ऐसी लोहे की जंजीर लटकाई जाती हैं और वो नीचे ज़मीन से सटी होती हैं। तो आपको बताना वो क्यों लगाई जाती है। तो वो लगाई जाती हैं वाहन को भू संयोजित करने के लिए, क्योंकि जो वाहन है वो गति करता है तो हवा इसके संपर्क में आती है और वहाँ के वायु के घर्षण के कारण इसके अंदर क्या है कि जो आवेश उत्पन्न हो जाता है और उस आवेश को भू संयोजित करने के लिए यानी भूमि में यानी पहुंचाने के लिए इस पर चैन की जो जंजीरें हैं वो लटकाई जाती हैं। यदि ये आवेश भूमि में यानी कि है समाहित नहीं होगा तो ये जो आपका ज्वलनशील जो पदार्थ है ये आग पकड़ सकता है। तो इस आग से बचने के लिए क्या है कि जो आपका जो ज्वलनशील पदार्थ भरा हुआ जो वाहन है उस पर जंजीर लटकाई जाती हैं और वो है क्या है उसको वाहन को बॉडी से भू संयोजित कर देती हैं, वाहन को ज़मीन से भू संयोजित कर देती हैं। इसके कारण क्या होता है कि जो आवेश है वो भूमि में चला जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। 60 नंबर के क्वेश्चन में आपको बताना है कि निर्वात में दो आवेश Q1 व Q2 दूरी d पर रखे हैं, इनके मध्य लगने वाला बल F है। यदि इनके चारों ओर पराविद्युतांक 4 वाला माध्यम भर दिया जाए तो अब बल का मान हो जाएगा।
यानी कि कोई दो आवेश हैं Q1 और Q2, ये d दूरी पर रखे हुए हैं, इनके मध्य लगने वाला बल F है। यदि अब इनके मध्य में K परावैद्युतांक वाला माध्यम भर दिया जाता है इसके चारों ओर, तब आपको बताना कि नया बल कितना होगा। तो मैंने बताया था कि जो बल है वो परावैद्युतांक के व्युत्क्रमानुपाती है। यहाँ पर 4 परावैद्युतांक वाला माध्यम रखा जा रहा है, तो इसका मतलब क्या है कि बल का मान है वो कितना हो जाएगा, ये 4 गुना कम हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बल कितना हो जाएगा आपका F/4। अब है 61 क्वेश्चन। 61 क्वेश्चन में बताना कि निर्वात की विद्युतशीलता का मान होता है, जो निर्वात की विद्युतशीलता होती है एप्सिलॉन नॉट, इसका मान बताना क्या होगा। तो इसका मान आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए, 8.85 गुणा 10⁻12 होता है। इसका मात्रक भी नोट कर लेना, वो आपका कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला। यहाँ पर जो मान तो सही दिया हुआ है, लेकिन इसका जो मात्रक है वो आपको गलत दिया हुआ है, तो इस प्रकार से ये आपका गलत हो जाएगा। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। यदि आप इसका मात्रक भूल जाते हैं तो मात्रक को भी निकालने का तरीका आपको यह आना चाहिए। F = आपका क्या होता है, 1/4πε0 Q² तो इस प्रकार जो एप्सिलॉन नॉट इधर चला जाएगा, F इधर आ जाएगा, तो ऊपर क्या है कि Q², तो ये जाएगा कूलॉम स्क्वायर, नीचे या F इधर आ जाएगा तो ये नीचे हो जाएगा न्यूटन, और ये है नीचे R² है, तो ये आपका क्या हो जाएगा मीटर स्क्वायर। तो इसके प्रकार से इसका जो मात्रक हो जाएगा वो कूलॉम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 62 नंबर का क्वेश्चन है। ऐसा क्वेश्चन पहले भी आ चुका है, इसका पहले वाली वीडियो में। इसके अंदर क्या दिया हो कि एक आवेश Q को घन के केंद्र पर रखा जाता है, तो घन के प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला फ्लक्स का मान होगा। इसके अंदर क्या दिया हुआ कि इस प्रकार से कोई एक घन है और इसके केंद्र पर क्या है कि एक आवेश क्यों रखा गया है, तो इसके प्रत्येक पृष्ठ से पूछा गया है, यानी संपूर्ण से नहीं, प्रत्येक पृष्ठ से। तो प्रत्येक पृष्ठ से गुजरने वाला जो फ्लक्स हो जाएगा वो आपका हो जाएगा Q/6ε0 हो जाएगा। यदि संपूर्ण घन से पूछा जाता तो वो आपका कितना हो जाता, Q/ε0। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी वाला। अब देखते हैं आपका 64 का क्वेश्चन। 64 के क्वेश्चन में आपको क्या बताना है कि एल्फा कण पर आवेश होता है, यानी आपका एल्फा कण है, इस पर चार्ज बताना है कि कितना होगा। तो आपको पता होना चाहिए जो एल्फा कण है वो 2 प्रोटॉन से मिलकर बना होता है, 2 प्रोटॉन से मिलकर बना होता है। तो इसका मतलब एक प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो 1.6 गुणा 10⁻19 होता है। तो 2 प्रोटॉन है तो इस पर जो आवेश वो प्रोटॉन का 2 गुना हो जाएगा, तो ये आपको हो जाएगा 3.2 गुणा 10⁻⁻19। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, 3.2 गुणा 10⁻⁻19। याद रखना जो एल्फा कण होता है उस पर जो चार्ज होता है वो कितना होता है, 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। अब देखते हैं आपका 65 नंबर का क्वेश्चन। 65 के क्वेश्चन में क्या पूछा गया है कि धातु का परावैद्युतांक है, आपको बताना कि कोई ये मटेरियल धातु है, इसका परावैद्युतांक कितना होगा। तो याद रखना धातु का जो परावैद्युतांक होता है वो आपका क्या होता है, अनंत होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर डी वाला। और जो वायु का परावैद्युतांक होता है वो आपका क्या होता है, 1 होता है। तो धातु का हो जाएगा अनंत, तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अब आपका 66 का क्वेश्चन। इसके अंदर क्या दिया आपके Q कूलॉम का आवेश एक ठोस धातु के टुकड़े पर जिसका अनियमित आकार है रखा हुआ है, तो आवेश का वितरण होगा। इसमें क्या दिया हुआ कि आपका कोई एक ठोस धातु का टुकड़ा है, यानी कि धातु का इस प्रकार से कोई टुकड़ा धातु का बना हुआ है, इसको एक यानी पॉजिटिव चार्ज दिया जाता है, इस प्रकार से पॉजिटिव चार्ज दे दिया गया है। तो आपको बताना कि जो आवेश का वितरण होगा वो इस पर धातु पर एक समान रूप से होगा, इसकी सतह पर समान रूप से होगा, इस प्रकार की स्थिति ऊर्जा का मान न्यूनतम हो, या इस प्रकार की उसकी कुल ऊष्मा का ह्रास है वो न्यूनतम हो। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। यदि यह धातु का टुकड़ा आपका गोलाकार होता तब इस पर जो आवेश होता है वो एक समान रूप से इसकी सतह पर वितरित हो जाता। ये धातु का टुकड़ा वो अनियमित आकार का है, तो अनियमित आकार का होने के कारण जो इस पर जो आवेश का वितरण होगा वो समान रूप से नहीं होगा। तो ये दोनों ऑप्शन तो वैसे गलत हो जाएंगे। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी वाला, यानी किसी धातु पर जो आवेश का वितरण होता है वो इस प्रकार से होता है कि जो आवेश की जो स्थिति ऊर्जा हो वो न्यूनतम हो। तो आवेश की स्थिति ऊर्जा न्यूनतम होने के लिए ये क्या है कि इस पर असमान रूप से वितरित हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, इस प्रकार से कि इसकी जो स्थिति ऊर्जा हो न्यूनतम हो। इसका मतलब क्या होता है कि इसका जो नुकीला पार्ट होता है, मानिए कोई इस प्रकार से धातु का कोई टुकड़ा है, तो ये जो
नुकीला भाग होता है वहाँ पर क्या होता है कि आवेश का मान इस पर ज़्यादा होता है। आवेश का यानी कि इसकी यहाँ पर दूरी ज़्यादा होने के कारण यहाँ पर जो इनकी जो स्थिति जो होती है वो क्या होती है, न्यूनतम होती है। तो स्थिति जो है न्यूनतम होने के कारण जो आवेश होता है वो नुकीले पार्ट पर यानी अधिक यानी सघन माध्यम में होता है, यानी पास पास में होता है। तो इस प्रकार से याद रखना, जो नुकीला भाग होता है वहाँ पर आवेश का मान क्या होता है कि ज़्यादा होता है, आवेश वितरण ज़्यादा होता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं आपका 67 नंबर का क्वेश्चन। इसमें आपसे क्या पूछा गया कि तांबे तथा एल्यूमीनियम के दो एक समान चालक एक समान विद्युत क्षेत्र में रखे हैं तो एल्यूमीनियम पर प्रेरित आवेश का परिणाम होगा। इसमें क्या दिया हो कि एक तांबे का है तथा एक एल्यूमीनियम का, दो एक समान चालक हैं। इनको क्या है कि आवेश से यानी प्रेरित करवाना है। तो आपको बताना कि जो ये तांबे का है और ये एल्यूमिनियम का है, तो आपको बताना कि एल्यूमिनियम पर जो आवेश वितरण का आवेश का जो परिणाम होगा वो शून्य होगा, तांबे से ज़्यादा होगा, या तांबे के बराबर होगा, या तांबे वाले से कम होगा। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वाला, तांबे के बराबर। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि धातु के लिए जो परावैद्युतांक का मान होता है वो आपका क्या होता है, के होता है। तो सभी अनंत होता है, के का मान क्या होता है, अनंत होता है। तो एल्यूमिनियम और जो तांबा होता है दोनों ही क्या हमारी धातु हैं। तो इसके कारण दोनों पर जो आवेश का परिमाण होगा वो क्या होगा, समान होगा। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं 68 नंबर का क्वेश्चन है। 68 नंबर के क्वेश्चन में क्या बताना कि जब किसी वस्तु को पृथ्वी से जोड़ा जाता है तो पृथ्वी से वस्तु की ओर इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है। तो इसका तात्पर्य यह है कि इसमें क्या बताना है कि इस प्रकार से कोई एक आपके पास यानी धातु है, उसको यदि अपन पृथ्वी से जोड़ देते हैं तो ये क्या करता है कि जो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह होता है वो पृथ्वी से वस्तु की ओर रहा है। जो इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ जा रहे हैं, पृथ्वी से वस्तु की ओर जा रहे हैं। तो आपको बताना कि जो वस्तु पर जो आवेश होगा वो कौन सा होगा, वस्तु अनावेशित है, ऋणावेशित है, धनावेशित है या कुचालक है, बताइए। दोस्तों हम सभी जानते हैं कि यदि कोई यानी वस्तु है उस पर यदि आपका पॉजिटिव चार्ज है तो इसको अपन जैसे ही यानी पृथ्वी से जोड़ते हैं तो ये अनावेशित हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि पृथ्वी से नेगेटिव चार्ज आता है और इसको क्या कि उदासीन कर देता है। तो इसका मतलब यानी इलेक्ट्रॉन आते हैं। यदि वस्तु आपकी ऋणावेशित है उसको पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इसका जो अतिरिक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं वो आप हमारे पृथ्वी में समाहित हो जाते हैं। यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी से वस्तु की ओर आ रहे हैं, पृथ्वी से वस्तु की ओर आ रहे हैं। तो इसका मतलब क्या है कि जो आपकी वस्तु है वो क्या है कि आपकी धनावेशित है। तो इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी वाला, यानी जो वस्तु है वो आपकी क्या की धनावेशित है। इसी के कारण इसको पृथ्वी से जोड़ने पर क्या है कि जो इलेक्ट्रॉन है वो पृथ्वी से वस्तु की ओर आ रहे हैं। अब देखते हैं आज इस चैप्टर का अंतिम क्वेश्चन। इसमें क्या पूछा गया कि किसी दिए गए तल में गॉस का नियम इस प्रकार लिखते हैं कि E डॉट ds = 0 है। तो इससे हम निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि तल पर E का मान अवश्य ही शून्य होगा। तल के प्रत्येक बिंदु पर E तल के लंबवत है। तल से होकर संपूर्ण फ्लक्स शून्य है, या फ्लक्स तल से होकर केवल बाहर जा रहा है। तो बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। इसमें क्या बताया गया कि यदि ये आपको इक्वेशन दी हुई है तो इसको देखकर बताना कि कौन सा कथन सही है। पहला दिया हुआ है कि E का मान अवश्य ही शून्य है। दोस्तों ये आपका गलत है, क्योंकि यदि इसके बराबर 0 है तो ये 3 कंडीशन की वजह से 0 हो सकता है। या तो आपका E का मान 0 हो सकता है, या एरिया का मान 0 हो सकता है। इसको अपन इस प्रकार भी लिख सकते हैं EDS cos थीटा। तो इन दोनों के मध्य यदि एंगल आपका 90 डिग्री होगा तो कोस थीटा 90 का मान क्या होता है, शून्य होता है। तो कोस 90 का मान शून्य के कारण यदि इनके मध्य जो कोण है वो 90 डिग्री होगा तब भी आपका ये शून्य हो सकता है। यानी कि इसी के शून्य होने पर ये शून्य नहीं होगा। तो ये आपका गलत हो जाएगा। बी वाला क्या है कि तल के प्रत्येक बिंदु पर ई तल के लंबवत है, यानी तल के प्रत्येक बिंदु पर ई तल के लंबवत है। तो इसका मतलब यही है कि इसका थीटा का मान 90 डिग्री है। तो ये भी आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि इसी के यानी 90 डिग्री होने से शून्य नहीं होगा, क्योंकि इसका मान शून्य नहीं हो और ds का मान शून्य है तभी ये तो 0 हो सकता है। तो ये भी यानी अवश्य नहीं होगा। सी वाला क्या कि तल से होकर संपूर्ण फ्लक्स का मान शून्य होगा। ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है वो आपका होता है कि फाई के बराबर होता है। ये फाई = डॉट ई डॉट यानी समाकलन E डॉट ds होता है। तो यदि इनके बराबर 0 है तो यानी कि जो इसका जो गुजरने वाला फ्लक्स है उसका मान क्या हो गया, 0 हो गया। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन का राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर सी। इसी क्वेश्चन के साथ हमने जो विद्युत आवेश तथा जो विद्युत क्षेत्र है उसके 69 क्वेश्चन कर लिए हैं। और ये क्वेश्चन आपको कैसे लगे आप कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलते हैं हम आपको ऐसे ही अच्छे क्वेश्चनों के साथ नेक्स्ट चैप्टर के अच्छे क्वेश्चनों के साथ। तब तक आप सभी को जय हिंद, जय भारत।